काश खुशियों की कोई दुकान होती, आपको भी इसकी पहचान होती। काश खुशियों की कोई दुकान होती, आपको भी इसकी पहचान होती। भर देते खुशियों से आपका दामन, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों न होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद, यूनियन एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 10 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 11 को सोल्व करेंगे, जो इसी बुक से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, जो रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक है, जो प्लेटफॉर्म से निकलती हुई है कि बिहार सिविल कोर्ट चपरासी अर्दली परीक्षा 2022। इसमें 35 नंबर का मैथमेटिक्स सेक्शन है, जो बहुत ही बड़ा रोल अदा इसमें कर रहा है। तो आइए आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 11 का पहला प्रश्न देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पर, यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 11 में यह क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यदि ए, बी और सी अकेले काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अर्थात ए, बी और सी हो गया। ऊपर बार बार हम कहते हैं कि इसके सामने जो हम अपने तरीके से लिखते हैं, यहां हमेशा टाइम लिखते हैं, यानी कि समय लिखते हैं, नीचे इफिशियंसी लिखते हैं। तो यहां पर कितना दिया हुआ है, 15, 20 और यहां हो जाएगा 25। इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं इसको मतलब बनाने के लिए, लेकिन यहां पर इस सबका आप एलसीएम लीजिए और उसके बाद में इसको पलट दीजिए, या आप यहां पर भी रख सकते हैं इसको। देखिए यहां रखेंगे तो हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 3। देखिए इसमें से जो कॉमन था उसको काट दिए और मान को पलट दिए। यहां 60, यहां 60, तो 25 में बगल में आप रफ में लिख सकते हैं कि 25 में हम कितना से गुना करें कि अभी 60 बन जाए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब यह कटेगा तो ये हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा 5, अर्थात 12/5 कितना आएगा, 12/5। ये फ्रैक्शन में चला गया, आप इसको रफ कर सकते हैं। इससे आप नया वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए टोटल खत्म हो जाएगा, ये बचेगा और इससे ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है, तो नया वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 12। क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी और सी मिलकर तो एफिशिएंसी को मिलाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 इसमें से आ जाएगा 20, 20, 20, 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47। तो अब यहां लिखेंगे कि 47 में हम कितना से गुना कर दें कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमें मान प्राप्त हो जाए, अर्थात 20 गुना 15 हो जाए। तो ये देखिए ये नहीं हो पाएगा, या इससे ये नहीं कट रहा है किसी से, तो क्या जाएगा, 15 दूना 30, 300 बट्टा में कितना आ जाएगा, 47, और यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात यहां लिखेंगे कि 300/47, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 300/47 दिन में करेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपये की राशि का ब्याज 450 रुपया हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट हमको दिया हुआ है 5%, उसके बाद में पी दिया हुआ है 400 रुपया, उसके बाद में एसआई सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 450 रुपया, और हमसे टाइम बराबर पूछा जा रहा है कि व्हाट। देखिए मेथड 1, पहला तरीका देखते हैं कि जो भी ब्याज है, ब्याज हमारा 450 है, इससे अगर आपको टाइम ज्ञात करना है तो ब्याज में एसआई में मूलधन के 1% से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 4। तो यह परसेंटेज में बदल जाएगा, इससे जब भाग दीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, फिर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर कितना हो जाएगा, 4 दूना, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, उसके बाद में क्या बच गया, दशमलव जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 दूना 8, 4 पचे 20 हो गया। अब देखिएगा उसके ये परसेंटेज में बदल जाता है। उसके बाद में ये जो रेट दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग दिया जाता है। जब हम इसमें भाग देंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं, ताकि इसके बदले में हम 0.1 रख देंगे। अर्थात कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, फिर हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2 हो जाएगा, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद पहले ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ रहेगा,
तो इसके बाद और उसके बाद जब ये भी भाग देंगे तो ये दशमलव खिसक के कहाँ आ जाएगा, अर्थात यहाँ आ जाएगा, अर्थात 22.5 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड ध्यान से देखिएगा, चीजें यही होगी, कुछ नहीं है। जो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100 होता है। ये हमको मान प्राप्त है। 450 बराबर मूलधन हमारा है 400 और समय हमें पता नहीं है, रेट 5 है और बट्टा में 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में 4 × 5 = 20, इसका एक अगर 2 कैंसिल मारते हैं और सिर्फ 2 बचाते हैं तो इस 5 के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात t बराबर 45/2 वर्ष आंसर आ जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, 22.5, 44 1 45, अर्थात 22.5 वर्ष। जिस ऑप्शन में वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि यदि a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 1:12 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड है a अनुपात b बराबर 7:9, फिर है b अनुपात c बराबर 1:12 और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। तो ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो यहां पर इसके सामने भी लिख सकते हैं। यहां से शुरू करेंगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल किया जाता है, उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, कितना हो जाएगा, 9 के 9 हो जाएगा। उसके बाद में ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से अब गुना कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 12 9 108 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला तरीका। दूसरे तरीका की अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका यह भी हमारे सामने है कि a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 1:12। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में b है तो दोनों में b के मान को ही बराबर कर दिया जाता है। इसको बराबर करने के लिए इसमें 1 से गुना करेंगे और इसको बराबर करने के लिए इसमें 9 वाले इस वाले मान से इसमें गुना कर दिया जाता है, तो नया वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। 7:9 इक्वल टू यहाँ गुना करेंगे तो 9:108 हो जाएगा, अर्थात a अनुपात b अनुपात c बराबर 7 अनुपात, देखिए b का मान दोनों जगह पे इक्वल हो गया, 9 और 108 हो जाएगा। यहाँ भी आंसर हो जाएगा। अगर यह भी नहीं समझ में आता तो तीसरा मेथड हम लोग यह भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया a अनुपात b अनुपात c का मान, तो आप जैसे जैसे दिया वैसे रखिए। 7 अनुपात कितना है, 9 है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद में कितना है, b अनुपात c का मान 1:12 तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसमें, तो 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 12 9 108। आप जिस तरीके से आपकी इच्छा हो आप इसको बना सकते हैं, अर्थात हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है यदि tan a बराबर 3/4 है तो cos a माइनस साइन a बट्टा cos a प्लस साइन a का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत दिन हो गया हमको बनाए हुए, हमको याद ही नहीं आ रहा है कि p/b होगा कि b/h होगा, क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको क्या लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा साइन थीटा या साइन ए भी लिख सकते हैं, या ये ही लिख लीजिए अगर यहाँ ये है तो साइन ए, उसके बाद लिखिएगा कॉस ए, उसके बाद लिख लीजिएगा टेन ए और कहिएगा कि पापा बेटा पापा हेलो हेलो बोल। अर्थात जो ये मान अब दिया हुआ है इससे हमारा सब कुछ निकल जाएगा। आप जानते हैं कि साइन ए का उल्टा कॉस ए होता है और कॉसेक ए होता है और कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है और टेन ए का उल्टा कॉट ए होता है, उसी से पलट जाएगा। अब आप देखिए यहां से टेन ए बराबर हमें क्या दिया हुआ है 3/4 जो दिया हुआ है, क्या ये है जो हमारा p का मान है और ये जो है हमारा b का मान है। अब यहां से h का जो मान हमारा निकल जाएगा, आप जानते हैं कि ट्रिपलेट में 5 आएगा। अब हमसे जो भी पूछा जा रहा हम उसका जवाब दे देंगे। यहां पर लिख देते हैं एक बार, cos a माइनस साइन a बट्टा cos a प्लस साइन
ए हो जाएगा। अब रखिए cos ए, तो cos ए कितना है b बाई एच, तो यहां से b उठा लीजिए, b हो जाएगा हमारा 4 और h हो जाएगा 5 माइनस साइन ए का मान p बाई, तो p का मान कितना है 3, तो रख देंगे 3, उसके बाद में h का मान कितना है 5, तो यहां भी रख देंगे 5 और वही मान नीचे हूबहू उतार देंगे क्योंकि सेम चीज है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ 20 और ये होगा 15, तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बट्टा चाहे तो 25 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 25 क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा कितना 15 यानी कि 35 बट्टा में 25 लिख देंगे। उसके बाद में यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, दोनों बात बराबर ही था, दोनों का एलसीएम भी सेम आ रहा है, तो आप न चाहते तो यहां नहीं भेज सकते थे, तो इसको क्या लिखेंगे 5 बट्टा 25 गुना 25 बट्टा 35, इससे ये कैंसिल है, फिर इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, अर्थात 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, ऑप्शन की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हम आपको एक बार बता भी चुके हैं कि Pn अर्थात प्राइम नंबर जो होता है वह 1 यानी 1 से कटता है या सेल्फ, ये पूरा जो बात बोला गया वो अपने आप से कटना चाहिए, अर्थात वैसी संख्या जिसका मतलब 2 के अलावा तीसरा जो कोई भी हो, गुणनखंड नहीं हो 1 के अलावा, जैसे 2 है जो 1 से कट जाएगा और यह 2 से कट जाएगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। जैसे 4 की अगर हम लोग बात करें तो 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और खुद 4 से भी कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। आइए हम विभाज्यता के नियम से इसकी जांच करते हैं। तो देखिए 81 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, खुद 81 से भी कट रहा है, 2 के अलावा 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, अर्थात यह नहीं होगा। यह 11 से कट रहा है, 11 का स्क्वायर, यह भी नहीं हो सकता है। इसको यह 11 का क्यूब है, कितना है, यह 11 का क्यूब है, अर्थात 11 से भी कटेगा, 121 से भी यह कट जाएगा, अर्थात यह भी नहीं हो सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 157 हमारा आंसर हो जाएगा। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से, 2 कदम मैं तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी किस चाल से चलाया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में निश्चित दूरी कहा है, अर्थात जो हमारा दूरी होगा, दूरी बराबर दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, चाल गुने क्या होता है समय, बराबर इधर से भी क्या हो जाएगा चाल गुना समय हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा चाल हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना करेंगे, उसके बाद में इसमें कितना समय में यह तय करता है 45 मिनट में तय करता है। एक बात इसमें सोचने वाली है, यहां भी मिनट में है, यहां भी मिनट में है, दोनों तरफ, तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर 1 मिनट में होता है, 1 सेकंड में होता है, 1 घंटा में होता है तो उसको इक्वल करना पड़ता है।
तो आप चाहें तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या 60 से दोनों में भाग दीजिएगा ना तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप बताते हैं। तो इसका यहाँ पर चाल हमको निकालना है और कितना घटाया गया है, 35 मिनट कर दिया गया है। आप बताइए इस मिनट को आप भाग देकर घंटा में भी बदल दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो कैंसिल हो ही गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए 7 से कटेगा तो 7 छक 42 हो जाएगा, और यह 7 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 7 पच्चे 35, 5 बार में कटा है। और इसी 5 से यह कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में कट जाएगा। अर्थात x का मान कितना आ गया, 9 छक 54, 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होनी चाहिए। बस आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि 13 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 3 बट्टा 13 माइनस 8 भाग 2 भाग 8 माइनस करली ब्रैकेट 2 प्लस 6 इंटू 9 का मान ज्ञात करना है। अर्थात हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा किस फॉर्मूला पे जा रहा है। यह फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, उसी फॉर्मूला पर ये ऊपर वाला मान रखा हुआ है। तो उसको हम रखेंगे तो क्या रखेंगे कि 13 माइनस 4 एक ही बार में लिख दे रहे हैं, नहीं लिखेंगे इस बात को। उसके बाद में 13 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 13 गुना 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बट्टा करेंगे। देखिएगा यहाँ जब हम भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 13 और माइनस में 4 बचेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि का को पहले काट दो तब करो भाग। अर्थात भाग की क्रिया करेंगे तो भाग की क्रिया करने के बाद तब करो, का को पहले काट दो तब करो भाग, और धन को जोड़ दो तब करो घटाओ, ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर एक बात समझ, यहां पर भाग है तो फाइनली ये नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा। उसके बाद यहां माइनस है तो माइनस को हम लगा देंगे। उसके बाद देखिए 9 छक 54 और 54, 9 छक 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, और माइनस में यहां आ जाएगा 56। अब ध्यान दीजिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मान जो होगा 169, ये हो जाएगा 13 चौका 52, वो इसके बाद में ये हो जाएगा 16। अब सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 का कितना हो जाएगा 7। उसके बाद कितना हो जाएगा 6 या 5, 17 का 7 और 6 या 5 11, 11 एक 12 और एक हासिल आया है, कितना हो जाएगा 13। उसके बाद में कितना आ जाएगा 13 का 3 तो 1, 1 का 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और यहां हो जाएगा बट्टा में 8 और माइनस है कितना 56, इतना का रूप ले लिया। अब क्या करेंगे इसको, अब 237 माइनस, अभी फिर 8 से गुना करना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या हो जाएगा 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 के 8, हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और 8 पचे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, और भाग हो जाएगा 8। अब देखिए ये माइनस वाला मान ज्यादा हो गया तो बगल में इधर घटा लेंगे। 448 में से 237 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2, अर्थात माइनस में 211/8 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि दो घनों के अनुपात, आयतनों का अनुपात 64:1331 है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर भुजा Q होता है। तो भुजा जब निकालना होगा तो क्या होगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा घनमूल घन का आयतन, और हमें यह दिया हुआ है। तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए घन के अनुपात को इसके अंदर डाल देंगे। क्या है 64:1331। तो आप जानते हैं कि 64 का मतलब क्या हुआ, 4 घनमूल निकालेंगे तो ये कितना होता है 11। अब भुजाओं का अनुपात निकल गया तो अब इसमें पूछा गया उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला ही पहले लिखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, अर्थात ए से सूचित किया जाता है, लिख ही देते हैं
भुजा स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब जो आयतन दिया हुआ है उसके साथ दे देंगे, दोनों में 6 कॉमन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, एक 2 है तो 2 लिखेंगे, और 6 गुने भुजा स्क्वायर, सॉरी, और यहां पर अनुपात होगा, अनुपात 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो दोनों में तो 6 कॉमन है तो ये कैंसिल ना हो जाएगा। अब भुजा के जगह पर एक बार आ जाएगा 4 का स्क्वायर और एक जगह आ जाएगा 11 का स्क्वायर, अर्थात 16 अनुपात 121। जिस ऑप्शन में 16 अनुपात 121 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बिना कलम चलाए भी थोड़ा सा भी अगर बात की समझदारी होती तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये हमको याद होता तो इसका सीधा डायरेक्ट यहाँ घनमूल निकालते, और इसका आप जब घनमूल निकालते तो ये हो जाता 4 और ये हो जाता 11। बिना कलम चलाए इसको बना सकते थे। उसके बाद में आप जानते हैं कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, अर्थात दोनों में कॉमन होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि कई बार हमको आ गया कि थोड़ा सा मतलब बहुत फास्ट बताते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आता है, इसलिए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना कलम चलाए भी बना सकते थे। सिर्फ 4 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 11 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 16 अनुपात 121, और इसी तरह आंसर हो जाता। ऑप्शन बी आप टिक कर लेते और आप निकल जाते। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 cm और विकर्णों में से एक की लंबाई 14 cm है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हुआ समचतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है। एक विकर्ण दिया हुआ है और एक विकर्ण ये दिया हुआ है। उसके बाद में हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितना काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर एक बात हम आपसे करें, इसकी बताया गया ये 25 है, हाँ ठीक है 25 है, और यह भी 25 है, यह भी 25 है, यह भी 25 दिया हुआ है। उसके बाद में अगर यह 14 दिया हुआ है एक, तो यहाँ 7 और यहाँ 7 हो जाएगा। तो आप बताइए कि यह 90 डिग्री का कोण है और इसके ठीक सामने यह कर्ण है और यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है। तो यह ट्रिपलेट कितना का बनता है, 7, 24 और 25 का बनता है। इसका मतलब यह 24 है और इधर भी क्या है 24 है। तो एक मेथड ये हुआ, हम आसान से आसान और भी करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2, अर्थात फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। 1/2 इंटू पहला डायगोनल क्या हो जाएगा, 7 और 7 जोड़ देंगे 14, और दूसरा जोड़ेंगे 24, 24 कितना हो जाएगा 48, और इससे ये कट जाएगा 7 बार में। तो क्या हो जाएगा 7 8 56 के 6 हो जाएगा, और 7 चौका 28 और 2 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, 336 cm स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। एक अगर ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक दूसरा तरीका भी हम लोग यहाँ पर अपना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं कि भुजा बराबर होता है पहला d1 का बटा 2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, ऐसे होता है। अगर वो बातें नहीं समझ में, तो भुजा हमारे पास दिया हुआ है 25, और पहला डायगोनल जो हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, 14/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर दूसरा हमको ज्ञात करना है और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जब इसको इस साइड भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इस 25 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 625 बराबर यहाँ भाग देंगे तो 7 7 7 49 प्लस, ध्यान देने वाली बात यह है d2 का स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इसको इस साइड भेजेंगे, जैसे ही इस साइड भेजेंगे तो यह घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा d2 का स्क्वायर बटा 4, 49 जब इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आएगा 500 कितना आ जाएगा 76, 576 आ जाएगा। ठीक है 576 हो जाएगा। उसके बाद देखिए d2 का स्क्वायर रहने दीजिए, इसको भाग में तो इधर लाके गुना कीजिए 576, ठीक है 576, उसके बाद में गुना 4 कर दीजिए। अब देखिए d2 बराबर हो जाएगा, इधर वर्ग स्क्वायर है ना तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा 576 गुना में 4 हो जाएगा। तो d2 देखिए कितना लंबा प्रोसेस हो गया। अगर ये ट्रिपलेट आपको समझ में होती तो बहुत आसानी से बनता है। d2 का जो मान होगा देखिए ये कितना का स्क्वायर होता है 24, और यह हो जाएगा 2, अर्थात देखिए फिर से डायगोनल आ गया हमारा 48। और हम जानते हैं फिर वही बात हो जाएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला डायगोनल गुने दूसरा डायगोनल, अर्थात इससे ये कटेगा तो यह 7 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 cm स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये कितना लेंदी थोड़ा सा लगा, लेकिन अगर ये ट्रिपलेट याद होता तो फटाक से आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम 721 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात संख्या जो है किस अनुपात में है? 1:7 में है। इसका एलसीएम दिया हुआ है 721 दिया हुआ है। एक बात समझने वाली है कि इसमें कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन थी वो कट चुकी है, और कॉमन जो भी संख्या होगा वह दोनों संख्या में मौसा होता है। अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कर लें और उस HCF से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दें HCF के मान को निकाल कर, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी और उन दोनों का योग हम निकाल लेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है LCM बराबर HCF गुने, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है को प्राइम, यह को प्राइम ही होता है, को प्राइम नंबर नहीं लिख रहे हैं, हो जाएगा को प्राइम नंबर। तो एलसीएम हमें ज्ञात है कितना? 721। HCF हमको ज्ञात करना है और इसको सजाया कैसे जाता है? को प्राइम को जिस तरीके से रहता है उसी में गुणनफल में सजा दिया जाता है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 से इसमें भाग देंगे तो इसका HCF हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 7 एकम 7, उसके बाद में भाग नहीं जाएगा 0 और 7 तीर का अर्थात 103। अर्थात दोनों संख्याओं में 103 से गुना करेंगे तो दोनों संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी और इन दोनों का योग निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, संख्या का योग जिसका अर्थ हो जाएगा 1 गुना 103 और प्लस 7 गुना 103, और तो दोनों में से क्या करेंगे? 103 को कॉमन ले लेंगे और 7 और 1 कितना कर देंगे? 8 और गुना कर देंगे इसको। कितना हो जाएगा? 8 तीर का 24, उसके बाद में 8 का 8 अर्थात 824 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ए बी के मुकाबले दुगुना तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी तो क्या कहता है? ए बी के मुकाबले दुगुना तेजी से काम करता है। ऊपर टाइम, नीचे एफिशिएंसी। ए बी से दुगुना तेजी से कार्य करता है अर्थात इसकी इफिशियंसी दुगुना है। दोनों मिल के काम को 12 दिनों में करता है और दोनों की इफिशियंसी को ठीक इसके सामने रख दीजिए। एक जगह जितना टाइम और इफिशियंसी का गुणनफल आ रहा है उतना हर जगह चाहिए। तो 12 तिहाई 36, तो एक में कितना से गुना कर दे कि ये भी 36 बन जाए अर्थात 36 दिन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है यदि 7.8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश 70 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, या x का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए कहता है कि 7 इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है अर्थात 7.8/9 को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 9 7 63, 63 और 7 70, 70 और 1 कितना हो जाएगा? 71, 71/9। ऊपर वाला अंश हो गया, ये क्या है हमारा? अंश हो गया। तो अंश बराबर अंश कर देंगे। क्या करेंगे? अंश इक्वल टू अंश कर देंगे, दिया हुआ है अंश के बारे में। तो क्या हो जाएगा? 70 प्लस x हो जाएगा बराबर 71। तो क्या हो जाएगा? x बराबर इधर जाके ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? 71 माइनस 70 बराबर 1 अर्थात x का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि 2/5, 1/3 और 3/7 का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम का अर्थ क्या होता है? अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम। और घटते क्रम का अर्थ क्या हुआ? पहले सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, ऐसी रूप में हम लोग इधर की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। 2/5, 1/3,
3/7। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा, इसको चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इससे इसमें गुना करेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त होगा 5, और इससे इसमें गुना करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 6। हमको चाहिए सबसे पहले बड़ा, इसका मतलब इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद इससे इसमें कंपेयर करेंगे तो 5 तियां कितना हो जाएगा, नया वैल्यू लेके आएंगे 15, और ये कितना जाएगा 7 दूना 14, अर्थात यह बड़ा, सबसे बड़ा निकल के आ गया, 1 नंबर पर यह जाएगा। उसके बाद में जब इन दोनों का हमने कंपेयर किया था तो बड़ा ये मिला था, तो 2 नंबर पर यह जाएगा और 30 नंबर पर यह जाएगा, अर्थात 3/7, 2/5, 1/3 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात किसमें है 3/7, 2/5 और 1/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है यदि त्रिभुज ABC बिंदु C पर समकोण बनाता है जहां CD लंब परपेंडिकुलर AB और कोण A बराबर 55 डिग्री है तो कोण ACD का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग समझते हैं। अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज है और जो समकोण बना रहा है वह कहां पे बना रहा है, C पर बना रहा है। उसके बाद इसका नामकरण कर दीजिए, कहीं पे A कहीं पे B हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक बात बताया कि यहां से एक CD जो है ये लंबवत है इस पर, अर्थात ये दोनों साइड में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक कोण के बारे में दिया हुआ है कि यह कोण जो है यह 55 डिग्री है। तो जब यहां पर समकोण बना रहा है, लंबवत है, तो इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री हो जाता है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोण ACD, अर्थात यहां पर जो कोण दिया गया है, यहां पर कोण दिया गया है, इसके बारे में पूछा गया है कि व्हाट। अब हमको इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण ACD प्लस कितना 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब बताइए कि 90 इसमें से घट जाएगा तो 90 बचेगा, और फिर 90 में से 55 घट जाएगा तो 35 बचेगा, अर्थात ACD बराबर 35 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपया की राशि 2 वर्षों में 1348.32 रुपया हो जाएगी। ध्यान देने वाली एक बात है, इसमें हमारे पास P का मान दिया हुआ है 1200 रुपया। उसके बाद हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, अर्थात 1348 मिश्रधन जिसको कहते हैं, यह दिया हुआ है। उसके बाद में हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। उसके बाद हमसे यहां पर भी रेट पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए भी एक हमारे पास पहला मेथड एक हम बता देते हैं आपको कि जी इसमें ब्याज कितना हो रहा है, CI। देखिए अब ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए मूलधन के 1% से भाग देते हैं, अर्थात ध्यान दीजिएगा कितना बढ़ा हुआ है, 148। देखिए ये मतलब मिश्रधन में से मूलधन घटा लें तो ब्याज निकल जाएगा 32, और आप इसमें भाग दीजिए 12 से, तो यह परसेंटेज में बदल जाएगा। क्या किस में बदलेगा, CI का परसेंटेज में यह बदल जाएगा। तो भाग दीजिए, यह परसेंटेज में बदल गया, कितना आ जाएगा 12 एकम 12। उसके बाद में यहां बच जाएगा 12 दूना 24, फिर बचा कितना 24, तो 4 3, 12 तिया 36, तो 36 और कितना बच जाएगा 36। उसके बाद में यहां बच गया है हमारा कितना 4 और 3 7 72, यानी कि 12 छक 72, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इतना प्रतिशत यह ब्याज आया है। क्या आया है, ब्याज आया है। अब इसमें अगर मूलधन के 1% से हम फिर गुना कर देंगे ना तो यही ब्याज हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यह भी ब्याज ही है, लेकिन यह प्रतिशत में है, जो भी हमारा मूलधन होगा उसका। अब एक बात इसमें सोचने वाली है कि यह 2 वर्ष दिया हुआ है, किस राशि को उठाकर आप एक 2 बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस मतलब रेट को उठाकर और 2 बार, अर्थात
आर 2 वर्षों के लिए कहा है ना, तो आर जो भी मान होता है उसको 2 बार यूज करते हैं। अर्थात जैसे 6 और 6 रहता तो क्या करते, 6 प्लस 6 गुना 6 और बटा 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12, और यहाँ से 12 3 36। देखिए यही रेट आ गया, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर 6%। अगर यह मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे जो फार्मूला होता है दूसरा। एक फार्मूला होता है मिश्रण बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और उसका पावर n, जहां n समय होता है। तो क्या दिया हुआ है, रखिए 1348.32 भाग, यहां से डायरेक्ट हम यहां पर भाग दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, सॉरी भाग हमको देना है कितना से 1200 रुपया बराबर 1 प्लस R बाई 1 प्लस R बाई 100, इसका पावर हो जाएगा 2। देखिए अब इसको जब खत्म करेंगे तो नीचे और 2 आएगा 2। उसके बाद में अब यहां पर हम इसको 12 से कैंसिल करेंगे, तो 12 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे ताकि नीचे क्या बन जाए, बटा ये बने, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 12 एक कम 12, फिर बनेगा 12 एक कम 12, फिर बनेगा 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो यहां बचा कितना 4 3, 12 3 36, 12 3 36। उसके बाद में फिर वही आया 12 6 72, और बट्टा में क्या बन जाएगा 1 पर 4 0 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली एक बात इधर से है, हम यहां लिख देते हैं 1 प्लस R बाई 100 रहने देते हैं, और इसका पावर 2 है। आप जब इसको इस साइड भेजिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, यह हो जाएगा 106 का यह स्क्वायर है, और बट्टा यह हो जाएगा नीचे 100 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि 106 बट्टा में 100 बराबर यहां जाएगा कितना हो जाएगा 100 प्लस R बट्टा में 100, और इससे यह कैंसिल कर दिया, इसलिए हमने ऐसे इसको बनाया। इसमें सब घट जाएगा तो क्या बचेगा R बराबर 6%, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 जो है कहता है कि महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपया का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपया निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा। क्वेश्चन में समय का पूरा चर्चा नहीं किया है, जब भी नहीं किया रहता तो 1 साल उसको मान लेते हैं, पहला बात। और लाभ जब भी होता है वह समय और पूंजी के कैपिटल के गुणनफल के अनुपात में होता है, अर्थात जिस अनुपात में हम पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में हमें लाभ भी प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि क्या इसको लाभ प्राप्त होता है। एक साइड में लिख देंगे महेश, एक तरफ में लिखेंगे कि हरीश, एक साइड में लिखेंगे हम लोग हरीश। अब ध्यान दीजिएगा, यह 20,000 रुपया लगाता है महेश, और यह रुपया लगाता है कितना 30,000 रुपया लगाता है हरीश। उसके बाद 3 महीने के बाद हरीश, अर्थात जो 30,000 रुपया इसका 3 महीने तक रहा, उसके बाद जो राशि बचती है 5,000 निकालिए तो बचा कितना, अभी भी इसका रुपया जो है वह 25,000 रुपया बच रहा है, 9 महीनों के लिए बच रहा है। और इसका जो रुपया है यह टोटल 12 महीनों के लिए बचा, और जिस अनुपात में यह कट के मान आएगा इसी अनुपात में इसका लाभ भी प्राप्त होगा। तो देखिए 3 जीरो यहां है, 3 जीरो यहां है, और 3 जीरो इसमें भी है, कैंसिल कर दिए। उसके बाद एक और चीज इसमें हमको दिख रहा है कि 3 इसमें है तो काटते हैं, तो 3 से जब यह कटेगा तो क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, और यहां का एक 3 कैंसिल हो गया, और इसमें से भी एक 3 को हमने कैंसिल कर लिया। फिर एक बात देखिए, यहां 5 से कट रहा है तो 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यह 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यह 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात 4 चौका 16। उसके बाद यहां 6 हो जाएगा, और यह 5 तिहाई 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, अर्थात जो उनका लाभ जो होगा, यह लाभ जो होगा यह 16 अनुपात 21 के अनुपात में होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या
तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लिखेंगे कि माना कि, यानी कि पहले सीपी, अर्थात पहले लिख देंगे, पहले लिखेंगे ऐसे भी कि साइकिल की संख्या, और यह पहले की बात है। तो मान लिए कि पहले एक साइकिल था और इसका जो सीपी है कि मान लिए कि 100 रुपया था, तो इसका एसपी कितना था? इसका एसपी हो जाएगा 100 पर 140% का लाभ, अर्थात इसका एसपी हो जाएगा 240 रुपया। कितना हो जाएगा? 240 रुपया। उसके बाद में इसका जो प्रॉफिट है, अर्थात लाभ जो हो रहा था, इसको कितना हो रहा था? 140 रुपया का लाभ हो रहा था, या परसेंटेज में भी इसको कह सकते हैं। लाइए परसेंटेज ही लिख देते हैं, परसेंटेज लाभ प्रतिशत 40%। अब 700% वृद्धि हो गया, अर्थात 7 और 1, और यहां से 1 बिक रहा है। 8 साइकिल अब बेच रहा है, अर्थात 8 साइकिल का जो सीपी होगा कितना रुपया हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। 100 8 से इस पे गुना कर दे रहे हैं, अर्थात 800 रुपया हो जाएगा। उसके बाद हुआ क्या है, जो अपने क्या बोला है, उसके विक्रय मूल्य में 50% की कमी हो गया। इसमें क्या हुआ है कि 50% का जब कमी हो गया, अर्थात यह वस्तु जो बिक रहा है, एक वस्तु 120 गुना 8, अर्थात 12×8 = 960 रुपया का बिक रहा है। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज लाभ बराबर व्हाट, यही का मान हमको अब निकालना है। आप बताइए कि आपका सीपी है 800 रुपया और 960 रुपया में आप बेचिए किसी वस्तु को, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत बराबर 160 बटा कितना? 800 गुना कितना? 100%, अर्थात 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में 8 दूना 16, अर्थात 20% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि पहले और ये अब का कंडीशन हो जाएगा, अब हो जाएगा, अर्थात अब उसको 20% का लाभ होता है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि 2 का पावर 10 माइनस 3 का पावर 10 बट्टा 5 का पावर 10 माइनस 6 का पावर 10 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? अर्थात एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या, और डी में है परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं कहा गया है कि इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कीजिए और क्या मान आता है 2, 4, 5, 10, 15, ऐसा नहीं कहा गया है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो 3 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 बट्टा माइनस कॉमन ले लेंगे तो 6 का पावर 10 माइनस 5 का पावर 10 में कन्वर्ट कर जाएगा। अब सोचने वाली बात है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चाहे कुछ भी होगा इसमें, तो 3 का पावर 10 है तो ज्यादा है और 2 का पावर 10 है तो यह कम है, अर्थात धनात्मक में से ऋणात्मक घटेगा तो धनात्मक ही बचेगा यहां पर। अर्थात 3 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 बट्टा लिख देते हैं एक बार फिर से 6 का पावर 10 माइनस 5 का पावर 10। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि यहां भी धनात्मक बचेगा, ऊपर भी धनात्मक बचेगा, अर्थात यह P बटा Q के रूप में बचेगा, P बटा Q के रूप में बचेगा और वह भी धनात्मक बचेगा। और जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या होती है और यहां पर यह एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM 78 यानी कि 78 है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि GCD जिसे HCF भी कहा जाता है 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा यानी कि LCM गुने HCF बराबर 13। 13 दूना क्या हो जाएगा 26 और फिर इस 2 से यह कट जाएगा, कितना बार में यह कट जाएगा, 39 बार में कट जाएगा, अर्थात x बराबर 39 आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष
ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा ए कॉमा बी माइनस सी और माइनस ए कॉमा सी है। ध्यान दीजिएगा, यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिएगा, ए कॉमा बी प्लस सी, ए कॉमा बी माइनस सी और माइनस ए कॉमा सी दिया हुआ है। इसमें करते क्या है, एक दूसरा भी टेक्निक बताते हैं, वो जो होता है वो नहीं बता रहे हैं डायरेक्टली, एक हम टेक्निक बता रहे हैं। किसी एक को इसमें जीरो कीजिए। मान लीजिए इसको जीरो करने के लिए इसमें से ए घटाना पड़ेगा और इसमें से क्या घटाना पड़ेगा हमें, माइनस बी और माइनस बी सी करेंगे। जब कोष्ट लगा दिए तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा, अर्थात जब इसको घटाएंगे तो जीरो और यह भी हो जाएगा जीरो। जितना इसमें से घटाए हैं वही चीज सबों में से हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहां से भी माइनस करेंगे और यहां भी हमको माइनस करेंगे, माइनस बी प्लस सी करेंगे ऐसे, और फिर यहां पर भी वही क्रिया करेंगे, माइनस करेंगे और यहां पर भी माइनस बी प्लस सी करेंगे। किसी एक को जीरो बनाएंगे और वही जो चीज यहां घटाए हैं ना वही सबों में से घटा देंगे। उसके बाद यहां जीरो हो गया, उसके बाद ये जब जीरो हो गया तो इसको अब छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए इसमें से भी घटेगा तो क्या बचेगा, जीरो। उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए बी सी और यहां भी यह माइनस होगा तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा और यह मिलके कितना हो जाएगा, -2, यह भी माइनस और यह भी माइनस, -2c हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर क्या हमें प्राप्त होगा, घटाएंगे तो -2a। उसके बाद में यहां पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा माइनस में बी। जब ऐसा कंडीशन बनता है तो इसमें होता क्या है कि बाहर वाले का गुणनफल और माइनस किया जाता है अंदर वाले के गुणनफल से और बटा में 2 कर दिया जाता है और उसको मॉड में लगा दिया जाता है। मॉड, इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, चाहे कुछ भी हो, माइनस उसके बाद में इन दोनों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद 4 और ए सी बन जाएगा और बटा में 2 होता है और मॉड होता है। जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहां हो जाएगा और ये घटाएंगे तो अर्थात -2ac और मॉड से बाहर निकालेंगे इसमें तो एक प्लस और एक माइनस दोनों निकलता है, अर्थात 2ac इकाई कहिए या जो भी इसका एरिया दिया हुआ इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है व्यंजक tan a बटा 1 माइनस cot a प्लस cot a बटा 1 माइनस tan a को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन हमारे सामने है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या लिखेंगे, tan a बटा 1 माइनस cot a प्लस cot a बटा 1 माइनस tan a। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको tan a बटा 1 माइनस 1 बाई tan a लिख सकते हैं, प्लस इसको कितना लिखेंगे, 1 बटा tan a बटा 1 माइनस tan a लिखेंगे। उसके बाद देखिए जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये मान जाएगा यहाँ और उसके बाद में नीचे जो है ऊपर एक बार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan a स्क्वायर a बटा tan a माइनस 1 ऐसे बन जाएगा। प्लस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब यह भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बटा tan a सोल्व कीजिएगा तो और 1 माइनस tan a में कन्वर्ट कर जाएगा, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि tan स्क्वायर a बटा tan a माइनस 1 और यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 बटा tan a और यह चिन्ह बदल जाएगा, tan a माइनस 1 में कन्वर्ट कर गया। अब क्या होगा कि हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा tan a इंटू tan a माइनस 1 और इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा tan q a। उसके बाद में इससे ये फाइनली कट जाएगा तो -1 में कन्वर्ट कर जाएगा।
फिर इधर सब बनाते हैं, इसलिए हमने इसको लिखा। अब ध्यान दीजिएगा यह किस फार्मूला पे चला गया, यह जो है यह बगल में लिख देते हैं कि AQ माइनस BQ फार्मूला पे चला गया। अब इसको हम इस पर तोड़िएगा आप तो क्या लिखिएगा, इसके लिए फार्मूला होता है कि A माइनस B, उसके बाद में क्या होता है कि A स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई अर्थात tan A प्लस A का स्क्वायर अर्थात 1 बन जाएगा, बटा tan A इंटू tan A माइनस 1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा tan स्क्वायर A प्लस tan A प्लस 1 और बट्टा में हो जाएगा tan A। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अब अलग अलग इसको तोड़ेंगे। जब इस पे इसके साथ भाग देंगे, फिर इसके साथ भाग देंगे और फिर इसके साथ भाग देंगे। जब इसके साथ भाग देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, tan A। यहां जब भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 1, और यहां क्या प्राप्त होगा 1/tan A। आप इसको कितना लिख सकते हैं, 1 का 1 रखने दीजिए यहां पर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं tan A प्लस इसका उल्टा क्या होता है cot A। ये तो एक तरीके से सोल्व हो गया, लेकिन यह किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। अब मैच नहीं कर रहा है तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जब आप आगे बढ़ाइएगा तो 1 प्लस यह क्या होता है tan A बराबर sin A बट्टा cos A प्लस cot, इसका उल्टा होता है cos A बट्टा sin A हो जाएगा। अब इसको देखिए 1 रहने दिया है तो 1 हम भी रहने देंगे, ऑप्शन से के अनुसार चल रहे हैं। अब प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos A इंटू साइन A, तो cos से cos कट जाएगा तो क्या हो जाएगा sin A स्क्वायर A प्लस यहाँ भी साइन से साइन कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा cos स्क्वायर A। और हम जानते हैं कि यहाँ लिख भी देते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान 1 होता है, अर्थात 1 प्लस 1 बटा cos A इंटू साइन A, अर्थात 1 प्लस इसका उल्टा क्या होता है सेक A इंटू इसका उल्टा क्या होता है इसका उल्टा होता है कॉसेक A। और यह ऑप्शन में एक नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। खुदा के करिश्मों में अगर रात न होती तो ख्वाबों में भी आपसे मुलाकात न होती, यानी कि इस क्वेश्चन से हमारा मुलाकात नहीं होता। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि 3 और 5 के बीच में हमसे पूछा गया है अपरिमेय संख्या निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्या किया जाता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा 9, इसका क्या होगा 25, और 9 के बाद से लिखते चले जाइए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 पे चले जाइए। सबके ऊपर वर्गमूल का आप चिन्ह लगाते चले जाइए। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह तो परिमेय संख्या हो जाता है और जिसका नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। और हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं भी होती है। इसलिए बहुत भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सब चेक करेंगे। देखिए यह नहीं है ऑप्शन में, यह नहीं है ऑप्शन में, यह नहीं है, यह नहीं है, यह भी नहीं है, 17 सिर्फ दिया हुआ है। इसमें देखने की क्या बात, ऑप्शन में दिख गया हमको क्या दिया हुआ है, सिर्फ 17 दिया हुआ है और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि p बराबर 3 पर p स्क्वायर माइनस 7p इक्वल प्लस 12 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, p बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3 और हमको मान रखना है p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 में मान रख देना है। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 3 प्लस में 12 अर्थात 9 माइनस 21 प्लस 12 अर्थात
हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे तो 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। जिस ऑप्शन में 0 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था, सही माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसे क्वेश्चन के लिए, सही माध्य मतलब औसत हुआ। सही औसत बराबर जो औसत प्राप्त है पहले से 22.5 रहने देंगे, प्लस करेंगे, इस पे कोष्ट लगा दिया जाता है। हो सकता है वो माइनस नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है। अब यहां समझने वाली बात है, एक तो क्वेश्चन जहां 25 जोड़ना था, मतलब उसका मान उस क्वेश्चन में 25 को घटा लिया गया, तो जहां हमको मतलब 5 रुपया देने के बजाय हमसे 5 रुपया ले लिया गया, तो हमको 10 रुपये का ना घाटा चला गया। वही चीज यहां हो रहा है। एक तो पहले जो 25 घटाया गया उसके बदले में 25 लिखेंगे, एक जो नुकसान हुआ है, और फिर जो 25 मान है हमारा उसको लिखेंगे, और इसका जो असर होता है पूरे औसत पर पड़ता है अर्थात टोटल पर पड़ता है, इसके बदले में 20 लिखेंगे। 20 प्रेक्षण ही है, उसका औसत का मान सभी पर औसत पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 50 बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2.5 आएगा, 2.5 अर्थात क्या हो जाएगा 24 और 1 25, अर्थात जिस ऑप्शन में 25 है सही माध्य वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि 12 और 30 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसके लिए भी ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, वो हम लोग भूल जाते हैं। तृतीयानुपात मतलब इसमें 3 होगा, ए बी और सी होगा, जिसमें से ए और बी का मान हमारे पास दिया हुआ है। तृतीयानुपात को सजाया जब जाता है तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी के रूप में सजाया जाता है। बस इसी के रूप में आप सजा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात ए के जगह पर 12, फिर बी के जगह पर 30 और फिर लिखेंगे 30, उसके बाद में यह तीसरा तो गायब ही है, x मान लिया इसको। तो यहां पर होता क्या है कि बाहर का गुणनफल बराबर अंदर के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात 12 गुना x बराबर 30 गुना 30 हो जाएगा। देखिए इसमें 6 से कटेगा और 2 से काटेंगे तो यह 15 हो जाएगा, इसी के 6 से जब काटेंगे तो यह 5 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 75। जिस ऑप्शन में 75 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। तो देखिएगा शांत निरूपण होने के लिए या शांत दशमलव होने के लिए, शांत दशमलव भी कहा जाता है, शांत दशमलव होने के लिए लिख सकते हैं यहां पर जिस भिन्न के हर में 2 या 5, सिर्फ 2 या 5 लिख देते हैं। जिस भिन्न के हर में सिर्फ 2 या 5 का गुणनखंड होता है वही संख्या शांत दशमलव या शांत होता है। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में ही 2/5 है और हर में 5 है, तो यह शांत है। देखिए ये इसमें कहीं भी किसी में भी ये क्या कहते हैं 5 या 2 नहीं है, अर्थात यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। मान लिए कि यह उन लोगों का स्कूल है, मोहन और सोहन स्कूल से, यह इनका स्कूल है, और यहाँ से एक जो है सोहन 3.5 किलोमीटर के चाल से चलता है और एक जो है यहीं से शुरू करता है अपना चलना इस गंतव्य स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इन दोनों के बीच में जाते जाते 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर का अंतराल हो जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि जब एक ही दिशा होता है तो चाल घटता है, तो हो जाएगा, हम जानते हैं क्या होता है कि डिस्टेंस दूरी बराबर
चाल गुना समय होता है। तो हो गया, कुछ नहीं है। डिस्टेंस कितना है, 1.5 किलोमीटर है। इस पर भी गौर कर किया जाता है कि क्या है। उसके बाद जब इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5, दोनों घट जाएगा चाल और गुना समय हो जाएगा। इसका कितना गुना है, या 3 गुना, या हटा भी देंगे तभी भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, समय बराबर 3 आवर, यानी कि 3 घंटा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि समीकरण y² माइनस रूट अंडर 5y माइनस y प्लस रूट 5 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात शून्य ज्ञात कीजिए जिस मान को रखने पर यह समीकरण शून्य बन जाए। कुछ नहीं है इसमें, y² माइनस रूट में 5y माइनस y प्लस रूट में 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ध्यान देख से हम एक चीज देख रहे हैं, तो इस दोनों में y कॉमन है तो y बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा, y माइनस रूट में 5 बचा। इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो रूप यहां है वही रूप यहां पर आ जाएगा, इक्वल टू 0। अर्थात इन दोनों में से y माइनस रूट 5 आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। अर्थात y माइनस रूट 5 बराबर एक बार 0 हो जाएगा और y माइनस 1 बराबर एक बार 0 हो जाएगा। तो y बराबर 1 हो जाएगा तो y बराबर रूट में 5 भी हो जाएगा। अर्थात y का मान यही हो जाएगा और अर्थात यही इसका मूल है या शून्यक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि संख्या 14 के अंकों को उल्टा देने पर, यानी कि उलट देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। 2 अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली ऐसी कितनी अन्य संख्याएं हैं, यानी कि 14 को छोड़कर, जिसके अंकों को उल्टा देने पर उनमें 27 की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मान लिए कि हमारी मूल संख्या बराबर 10x प्लस y है। इसको उल्टा करने पर या उल्टा देने पर, उल्टा करने पर जो प्राप्त होगा वह होगा 10y प्लस में x हो जाएगा। अब इन दोनों संख्या का अंतर, यानी कि ये हो जाएगा 10y वृद्धि करने उलटने पर वृद्धि हो जा रही है, अर्थात 10y प्लस में x और माइनस में हो जाएगा हमारा 10x प्लस y। अर्थात अंतर, ध्यान देने वाली बात कीजिएगा, अंतर बराबर अंतर, यानी कि वृद्धि बराबर वृद्धि कितना का हो जाता है, 27। अब इसको चेक कीजिएगा थोड़ा सा, इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, अर्थात y 9y माइनस कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 27। अर्थात y माइनस x बराबर 9 कॉमन ले लिए, इसमें से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा, 3। अर्थात एक चीज हमको देखने को मिला कि इसमें ये है क्या कहते हैं इसको, ये इकाई अंक है, इकाई अंक और यह दहाई अंक होता है। दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक में अंकों का जो अंतर होगा वह कितना का होगा, 3 का होगा अंतर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 ही है, 14, और इसको जब हम ये इसमें कितना है, देखिए ये 3 का अंतर आ रहा है। ऐसा ही और भी संख्या हमको निकालना है, ये लेकिन संख्या नहीं चाहिए। क्या बोला है, अन्य संख्या, ऐसे ही कितनी और अन्य संख्या चाहिए। तो ध्यान दीजिए ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनके बीच में कितना का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। इकाई में, इकाई और इसका अंतर, इकाई बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, और इसको जब हम उलट देंगे तो कितना बन जाएगा, 52, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 27 का है। उसके बाद में ऐसे ही जो संख्या है अगला वह 36 है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, चेक करने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, 63, उसमें कितना का वृद्धि है, 27 है। फिर आगे हम बढ़ के जाएंगे तो हमको संख्या मिल रही है 47, जिसमें फिर इसको अगर हम पलट देते हैं तो इसमें 27 की वृद्धि हो जाती है और 27 का अंतर आ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो संख्या है वह 58 है, 58 है। इस पर भी गौर करने वाली बात है। देखिए यहाँ पर इकाई और दहाई में 3 का अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और 2 अंकीय संख्या भी बोला गया है, यहाँ पर भी 27 का अंतर है। और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो 69 है, 69, और ये कितना हो जाएगा, 96, यहाँ पर भी 27 का अंतर है। अब इसकी गिनती कर लीजिए, इसी कितनी संख्या, 1 2 3 4 5,
5 ऐसी संख्याएं हैं अन्य, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है यदि √5 + √2 बट्टा √5 - √2 इक्वल टू a + b इंटू √10 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। यदि आपको बहुत तेजी से इसका हर परिमेयकरण आता होगा तो इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये चाहेंगे तो यहीं पे आंसर दे देंगे इसका हम लोग, लेकिन फिर भी हम आपको बताने के लिए एक बार नीचे लिख देते हैं प्लस √2 बट्टा √5 - 2 इक्वल टू a + b √10। ध्यान दीजिएगा इसका हर परिमेयकरण कैसे करते हैं। ऊपर वाले मान को आप डायरेक्ट जोड़िए, कितना आ जाएगा 5 और 2 7। उसके बाद में ऊपर अगर प्लस है यहां तो हम डायरेक्ट प्लस लिखिएगा, 2 फार्मूला से जाता है, इसको आपने लिख दिया। उसके बाद में इसमें करना क्या है, √अंडर और इस दोनों मान को √अंडर करके गुना करके रख दीजिए और बटा इन दोनों संख्या में कितना का अंतर है 3 का, आप उससे इसमें भाग दे दीजिए a + b √10। अब इसको थोड़ा सा फिर से सोल्व कीजिए। आप इसको जब तोड़िएगा तो कितना बन जाएगा 7/3 प्लस 2/3 √10 इक्वल टू a + b √10। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है ये वाला मान इसका मान है और ये वाला जो है इसका मान है, अर्थात a बराबर 7/3। इससे जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा तो b बराबर क्या बचेगा, b बराबर 2/3, अर्थात हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। यह भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का नियम दिया हुआ है। कहता है कि 32, क्वेश्चन को लिख ही देते हैं, का मान ज्ञात करें। लिख देते हैं 32/12 का 3 गुना 5 माइनस 15 माइनस 12 भाग 9 कोष्ट बंद का 3/7 प्लस 4 माइनस 8 भाग 2 का गुना 4 का मान ज्ञात करना है। इसको सोल्व करने के लिए का की क्रिया पहले करते हैं, तो क्या लिखेंगे 32 भाग 12 क्या हो जाएगा 36, फिर कोष्ट बंद। उसके बाद में इसमें क्रिया करेंगे, देखिएगा ध्यान से, जब यह घटेगा तो यहाँ बचेगा 3, उसके बाद में 3 जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2, सॉरी पहले इसकी क्रिया ना करेंगे, हो जाएगा 5 माइनस 3 और भाग न है आगे, भाग कोष्ट में बंद करेंगे ऐसे, फिर का रह जाएगा यहाँ और 3/7 लिखेंगे प्लस लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे -8 और यह भाग है, उसके बाद में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 8। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे 32 भाग 36, उसके बाद में हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/3 लिख देते हैं डायरेक्ट 1/3, उसके बाद में का, उसके बाद में है 3/7 प्लस, उसके बाद में यहाँ पर भी भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और 4 - 1 अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ हम चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 32/36 और इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका हम इसको हटाइए, क्या होगा 15 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 14, अर्थात यहाँ गुना है 14/3 हो जाएगा, उसके बाद में का है, उसके बाद में 3/7 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा, इसके बाद में इससे यह कट जाएगा, फिर इस 2 से यह 18 बार में कट जाएगा, उसके बाद में क्या कटने वाला है, फिर यह कटेगा तो 9 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, अर्थात 16/9 प्लस में 3, 2 तरीका है, मन कर तो फिर इसको बड़ा कर लीजिए या नहीं करेंगे, लिखेंगे 3 प्लस, देखिए कितना बार में जाएगा 1, उसके बाद में कितना का अंतर है 7 और बट्टा में 9, अर्थात ये पूर्णांक से पूर्णांक जुड़ जाएगा, 4 पूर्णांक 7/9, जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के तृतीयानुपाती तृतीयानुपाती का अनुपात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती दोनों
तीन संख्याओं के बीच में प्राप्त होता है। तो मध्य अनुपाती में जो होता है इसका अनुपात A अनुपात B अनुपात समानुपात B अनुपात C ऐसे होता है, अर्थात ये बीच वाला ही मान गायब होता है। इसमें कब कहाँ होता है? यह मध्य अनुपाती में, मध्यानुपाती में। बातें तो ABC तीन में ही क्या होता है? तृतीयानुपाती होता है, तृतीयानुपाती भी ज्ञात किया जाता है। इसमें लेकिन क्या होता है? A अनुपात B समानुपात फिर B और फिर इसमें भी C होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वाला मान गायब हो जाता है, इसको ज्ञात करना रहता है इसको। आइए इसी पे सजाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.8, उसके बाद में अनुपात इसको x मान लेंगे, समानुपात फिर इसको जगह पर x मान लेंगे और उसके बाद में 10.8 रख देंगे। उसके बाद इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ये दोनों एक साइड से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4.8 गुना 10.8 हो जाएगा। अर्थात x बराबर, आप चाहो तो रूट अंडर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 48 गुना 108 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 100 बन जाएगा। अर्थात x बराबर 36 तियाँ, ध्यान देने वाली बात है, 36 तियाँ, तो 36 तियाँ मतलब 6 बाहर जाएगा, उसके बाद में 3 इसमें बचा हुआ है, 16 तियाँ, उसके एक तियाँ निकल गया और 16 आया तो इसके बदले में 4 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 100 के बदले में 10 आ जाएगा। अर्थात x का जो मान हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात x मतलब मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यहाँ बाद में लिख देंगे या लिख ही देते हैं, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा? 6 तिरका 18, 18 चौका 72 अर्थात 7.2 आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ पर अब निकालेंगे तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या सजाते हैं? ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि A और B का मान दिया हुआ है, C इसमें गायब हो जाता है। लिखेंगे 0.4, फिर लिखेंगे 2.4, समानुपात 2.4 और ये वाला मान गायब हो जाता है। वही क्रिया यहाँ पर भी करेंगे, गुना में 4 इक्वल टू 2.4 इंटू 2.4 हो जाएगा। देखिए एक से एक कहीं से भी गायब कर लीजिए, आपकी इच्छा। इससे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 6 चौका 24, अर्थात x का जो मान आएगा कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 के 4 हासिल 1 और 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। 24 हुआ है तो हासिल 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14। अर्थात ये है हमारा तृतीयानुपाती। अब इसी का हमसे अनुपात पूछा गया है, तो अब हम लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं, मध्यानुपाती अनुपात तृतीयानुपाती। ध्यान दीजिएगा, तो मध्यानुपाती है 7.2 और यह है 14.4। देखिए इसका दोगुना है, अर्थात 1.2 हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 1.2 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि यह भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को हम नीचे लिख देते हैं। चाहेंगे इस क्वेश्चन को आप तो बिना कलम चलाए भी इसको बना सकते हैं। कैसे हम दिखा भी देते हैं एक बार आपको कि कैसे बिना कलम चलाए भी ये बन जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा? 6 और यहाँ बचेगा 12। 12 6 कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, रख देंगे, उसके बाद इसको पहले भाग देंगे, भाग देके और उसके बाद में 9 और इसको गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 9 62, अर्थात इसका मतलब 1620 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ कुछ है इसमें? देखिए आइए इसको सोल्व भी करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? पहले इतना का क्रिया करेंगे तो फाइनल रिजल्ट 6, यहाँ बचेगा 12, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 18। और इस मान को यहाँ यानी कि इस यहाँ पर जो आएगा 18 आ जाएगा। इतना टोटल क्रिया करने के बाद कुछ नहीं है इसमें कहीं भी। 1800 उसके बाद में भाग होगा 20, ऐसे मतलब बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि पहले भाग की क्रिया करते हैं, बट्टा में लिख देंगे 20 और गुना में रख देंगे 18। कहीं कुछ नहीं, 1 0 से 1 0 गायब, इससे कटेगा तो ये कितना बन जाएगा? 90। इसका मतलब हो जाएगा 90 गुना 18, 18 9 162, इसके ऊपर से 1 0 चला जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 1620 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा।
कहता है कि सीमा 60 डिग्री की अवंती पर यानी अवनमन कोण पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। अर्थात मान लिए कि यहां पर सीमा है और यहां पर पतंग वो क्या कर रही है, उड़ा रही है। इसका मान दिया हुआ है 16 मीटर। इसका मतलब इसका जो हम लोग यहां पर बना देते हैं और यहां से जो ये दिया हुआ है, ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है इसका उन्नयन कोण। उसके बाद इसी का मान, यहां पर पतंग है और यहां ये जमीन है, यहां से इसकी हाइट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद में ये एक मान दिया हुआ है 16 मीटर का। आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/1 होता है, जो P/B का मान होता है। अर्थात ये इस साइड वाला √3x का मान है, यह x इसमें अनुपातिक मान लगा देते हैं और यह इधर जो होता है 2x होता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास हमको ये मान निकालना है। अर्थात 2x बराबर 16 मीटर दिया हुआ है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, √3x। तो √3x निकालेंगे तो यानी कि रूट में इधर भी 3 से गुना किए तो इधर भी गुना कर देंगे, 8√3 मीटर आंसर हो जाएगा हमारा। अर्थात जमीन से जो ऊंचाई है पतंग की, इसका मान जो है 8√3 मीटर है। आंसर हो गया, यही तो हमारा एच है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा होगा 85 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में दिया गया है, कहता है कि दी गई आकृति समकोण त्रिभुज में है, कोसेक थीटा का मान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आपको देखने में समस्या हो रही है तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने का जो कोण होता है वो हाइपोटेनस कर्ण होता है, एच हो गया। थीटा के ठीक सामने जो मान होता है उसको पी कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब होता है। और एक जो बच गया वह बी होता है, बेस होता है। अब एक चीज इसमें आप देख रहे हैं, यह ट्रिपलेट बन रहा है। तो ट्रिपलेट 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट होता है। अर्थात बी का जो मान होगा यह 12 cm होगा। और हम जानते हैं कि COSEC कोसेक थीटा बराबर, अभी हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का मान होता है P/H, तो यह हो जाएगा H/P हो जाएगा, H/P हो जाएगा। अब इसमें से मान को हमको पहचान के और रख देना है। कोसेक COSEC कोसेक थीटा बराबर H का मान कितना है, 13, इसका मान कितना है, P का मान कितना है, 5 है। हमको B का मान का जरूरत भी नहीं है। अर्थात 13/5 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।